नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी करने वाले जो बच्चे क्लास 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, 9 में हैं, 10 हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन बच्चों करवाऊँगा वो सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 5 के 3 क्रमागत गुणकों का योग 285 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत गुणकों 5 के गुणक हैं, तो हम 3 क्रमागत संख्या लिख लेते हैं। तो 3 क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है 5 के गुणकों का योग, तो ये देखो 5 ऐसे गुणा कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इनका योग तो ऐसे जोड़ देता हूँ। कितना दिया हुआ है? इसको दिया हुआ 285। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 5x प्लस 5x प्लस 5 और प्लस 5x और प्लस 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 285। अब देखो जोड़ लो, 5x 15x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 10 प्लस ये 15 हो जाएगा और बराबर 285। ठीक है, 15x बराबर हो जाएगा 285 और माइनस 15। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 0, 7, 270 ऐसे हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 270 बटे 15 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 पचे 25 और हो जाएगा कितना? 5 चौक 5 पचे 25 और 5 चौक 20। सही है, और ये हो जाएगा 5 तियाँ 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 के 3 और 3 अठे 24। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18। तो इसमें पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखो x प्लस 2 था, लेकिन 5 के गुणक होने की वजह से 5 ये हो जाएगा। तो 5 और यहाँ पर हो जाएगा 18 और प्लस 2 हो जाएगा 5 और 18 ये 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और 15 10, 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है दूसरा नंबर। कह रहा है कि -7 बटे 19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो योज्य प्रतिलोम ये समझ जाओ बच्चों, योज्य प्रतिलोम आज समझ जाइए बहुत आसान मेथड से। देखो, जैसे ये दिया हो ना -7 बटे 19, तो इसका योज्य प्रतिलोम कुछ नहीं होगा, बस इसी के साइन को चेंज कर दो। माइनस है तो इसको प्लस कर दो, ये प्लस रहता है तो इसको माइनस कर देते, बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे इसे मान लो यही संख्या है -7 बटे 19, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों? -19/7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हमें योज्य प्रतिलोम पूछ रहा था, तो ये आंसर हो जाएगा 7/19। तो 7/19 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चों? ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देखें अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा नंबर है, लिखा है a⁴। ठीक है, a⁴ प्लस 2 प्लस 1/a⁴ दिया गया है। ठीक है, और ये दिया गया है a बराबर √3, तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसको देखो बच्चों क्या लिख सकता हूँ? a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, जब इसको ब्रेक करोगे तो ये यही आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, a बराबर √3 दिया है, तो √3 यहीं पर रख दो और ये स्क्वायर हो जाएगा 1/√3
√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए अभी हो जाएगा 3 + 1/3 ऐसे। ठीक है, फिर इसको देखो सॉल्व करेंगे तो इसको ये एलसीएम 3 हो जाएगा, ये 3 3 का 9, 1 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे स्क्वायर। फिर देखो 10/3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 100/3 का होल स्क्वायर। सॉरी, इसको जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये 100/9 हो जाएगा, क्योंकि 10 पे स्क्वायर आएगा और 3 पे स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग इसमें बदलेंगे ऐसे, तो 9 9 1 9, फिर 0, फिर 9 1 9, तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 सही 1/9 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा सही। अगला देखो, अगला देखिए चौथा नंबर है, कह रहा है q के किस मान के लिए समीकरण qx² + 6x + 9 = 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो बराबर मूल होने का कंडीशन क्या है, बराबर मूल होने का कंडीशन ये है कि मूलों की प्राकृतिक एक होती है। ठीक है, जो ये होता है कि जैसे ये समीकरण दिया गया है qx² + 6x + 9 = 0, इसको जो है इस समीकरण से तुलना करते हैं ax² + bx + c से तुलना करते हैं। तो तुलना जब करेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा, q मिल जाएगा, b बराबर 6 मिल जाएगा और c बराबर 9 मिल जाएगा। तो जब मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है, b² - 4ac = 0, ये लिखा जाता है 0 की। ठीक है, तो b की जगह पे कितना है 6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों q हो जाएगा, और c की जगह पे 9 हो जाएगा बराबर 0, ऐसा होता है। अब ये देखो 36 हो जाएगा। ठीक है, इसके देखो 9 चौक 36, मैं इसको इधर भेज दिया हूँ, ऐसे हो जाएगा। तो q बराबर क्या हो जाएगा 36, ये इधर जाएगा तो 36 बट्टे हो जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, तो q बराबर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये q का मान पूछ रहा था बच्चों। ठीक है, तो q का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये बच्चों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, देखिए अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर में है बच्चों। लिख रहा है कि एक कमरा 10 मीटर लंबा, ठीक है, एक कमरा है कोई इस प्रकार से बच्चों, तो कमरा है तो कैसा होगा बच्चों, घनाभ के आकार का होगा कि नहीं, क्यूबाइड होगा, सही है, ऐसे होगा। ठीक, ये मान लो कमरा है, तो कितने मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है। ठीक है, उसके बाद 8 मीटर चौड़ा है। ठीक, उसके बाद 3.3 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, ऐसे है। तो कह रहा है कि इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति की 3 घन मीटर की जगह की, उसकी प्रत्येक व्यक्ति कितना लेता है जगह, 3 घन मीटर जगह लेता है। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका आयतन निकालते हैं, हम लिखेंगे कमरे का आयतन। ठीक है, कमरे का, ये क्या हो गया भाई, कमरे का आयतन, चलो ये नहीं चल रहा तो इसी को चलाते हैं, कमरे का आयतन। तो आपको पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, फार्मूला है L × B × H, और ये मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो L कितना है 10, B कितना है बच्चों 8 है, H कितना है 3.3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का जब 3.3 में गुणा करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, ऐसे 8 1 24 और 8 1 24 1 25 हो जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब, ये तो कमरे का आयतन आ गया। और एक व्यक्ति जो जगह कवर कर रहा है वो कर रहा है 3 घन मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक व्यक्ति, हम लिखेंगे कमरे में बैठ सकने वाले व्यक्तियों की संख्या, कमरे में
बैठ सकने वाले व्यक्तियों की संख्या। हम क्या कर देंगे बच्चों, जितना इसका आयतन आया हुआ है, ठीक है, और जितना एक व्यक्ति कवर कर रहा है, मतलब 3 मीटर क्यूब, उसमें कर देंगे भाग, ठीक है। तो भाग कर देंगे तो हमें व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, 3 अठे 24 और 3 अठे 24, 88 आ जाएगा। तो 88 व्यक्ति बैठ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। अगला देखो, देखिए अगला छठा नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो लिख रहा है कि दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और इनकी जो बीच की दूरी है बच्चों, ठीक है, वो 22 किलोमीटर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है। मान लो कोई साइकिल सवार है, ये इधर चलता है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये इधर जा रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति है ए से बी की ओर, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलता है। इसके आधे घंटे बाद इधर से चलता है, ठीक है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो कह रहा है फिर कि वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वे दोनों ए से x दूरी पर मिलेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर मिल रहा है सी पर, ठीक है, ये मान लेते हैं बच्चों सी पर मिल रहा है। तो ए से सी की दूरी हम मान लेते हैं क्या है, x है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर पूरा 22 है ना, तो जब दूरी ये x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 22 माइनस x तो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, इसके द्वारा जो समय लिया जा रहा है, ठीक है, और इसके द्वारा जो समय लिया जा रहा है, ठीक है, उन दोनों के समय में कितना अंतर है, आधे घंटे का, ठीक है। तो हम इसका समय निकाल लेंगे, ए से सी तक चलने में लगा समय। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, माना ए तथा बी से चलने वाला व्यक्ति ए से x दूरी पर मिलते हैं, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। फिर देखो अब यहाँ पर हो जाएगा, तो समय कितना हो जाएगा, इसका समय, ठीक है। तो ए से सी के समय, तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल होता है ना। तो ये देखो समय बराबर यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, ए सी का समय माइनस बी सी का समय, क्योंकि इन दोनों के समय में कितने घंटे का अंतर है बच्चों, 1/2 आधे घंटे का। ए सी मतलब कि क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है, दूरी, तो दूरी कितना है x और चाल कितना है 8 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, बी सी मतलब ये दूरी, तो दूरी कितना है 22 माइनस x और चाल कितना है बच्चों 10 है, वो बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 8 40 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5x और यहाँ पर हो जाएगा 10 चौक 40। तो यहाँ 4 से गुणा होगा, 22 माइनस x बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 5x को ऐसे रखेंगे, माइनस 22 चौक 88 हो जाएगा बच्चों, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर x, वो बट्टे हो जाएगा 40 बराबर 1/2। फिर देखो 5x और ये x तो हो जाएगा 6x माइनस 88, और ये इधर आएगा, चलो इसको अभी इधर ही रहने देते हैं। तो 40/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 20, ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखो 6x बराबर हो जाएगा 20, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 88, ठीक है। फिर देखो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10 बच्चों,
6x, x इक्वल टू 108/6 काटते हैं, क्या कट जाएगा, तो चलो 6 से अगर कट 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 और 6 8 48, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, x इक्वल टू 18 हो जाएगा, अर्थात 18 किलोमीटर पे जाके मिलेंगे। ठीक है, तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 18 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन सही है बच्चों, 18 km। ठीक है, देखिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिख रहा है युगपत रैखिक समीकरण 3x - y = 5, 6x - 2y = 10 के कितने हल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में केवल एक हल है, केवल दो हल है, कोई नहीं, अनंत है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर जब इस तरीके से समीकरण आएगा और पूछेगा कितने हल है, तो उसके लिए देखो क्या करना होगा हमें। जैसे ये पहला समीकरण है ना, तो पहले समीकरण को ऐसे लिख लेते हैं 3x - y बराबर, इसको इधर कर लेते हैं -5 = 0। तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, a1x + b1y + c2 = 0 से। तो ये क्या हो जाएगा, a1 = 3, b1 = -1, ये देखो y का गुणांक कितना है, -1 ही तो बच्चों। ठीक है, और c का जो हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। फिर ये समीकरण 2 ले लेंगे, ये समीकरण 1 था, फिर समीकरण 2 से हम लिखेंगे समीकरण 2 से होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे तो 2 कितना है बच्चों, 6x - 2y - 10 = 0। तो a2 अब की बार क्या लेंगे बच्चों, a2, तो a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 6, b2 बराबर हो जाएगा -2 और c2 बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, अब निकालते हैं। देखो 3 कंडीशन होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका केवल एक हल आएगा, केवल एक हल आएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो इसके अनेक हल आएंगे बच्चों, अनेक हल। ठीक है, इसके अलावा होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं आता है, कोई हल नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसी में a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के चेक करना होगा। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1/a2, तो a1 कितना हमने निकाला था बच्चों 3 और a2 कितना था 6, तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे b1/b2 निकाल लेते हैं, तो b1 कितना था -1 और बटे -2 कटेगा तो 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, c1/c2 निकाल लें, तो c1 कितना हो जाएगा -5 बच्चों और -10, तो ये कटेगा तो हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से एक चीज़ देख पा रहे होंगे बच्चों कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो जब बराबर हैं ऐसे हम लिखेंगे यहाँ, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो ये क्या हो जाएगा, तो अतः इसलिए इन समीकरण के अनेक हल हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, केवल एक, केवल दो, कोई नहीं, अनंत। तो ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों अनंत वाला। ठीक है, अगला देखो 8वां देखिए दे रहा है कि यदि ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो इसका मूल कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 के मूल माना इसके मूल जो होते हैं, माना मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हैं,
तो कह रहा है कि इसके मूल व्युत्क्रम है ना बच्चों, ठीक है। मतलब एक अल्फा है तो एक कितना है, 1/अल्फा है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं प्रश्नानुसार कर लेंगे। प्रश्नानुसार मूल 1 अल्फा है तो 1/अल्फा एक दूसरा है, ठीक है। ये है। तो कह रहा है फिर कि तो एक चीज़ देखो यहाँ पर, तो ऑप्शन में दिया गया a बराबर b, b बराबर ac, a बराबर c, ac बराबर 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेके लेंगे मूलों का गुणनफल, आपको पता होगा बच्चों, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे 1/अल्फा, मूलों का गुणनफल होता है बच्चों c/a, ठीक है। तो c/a हो जाएगा, और ये देखो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, a हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा बच्चों c, ठीक है। a बराबर c हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर, ठीक है। तो 9 नंबर दिया गया है, तो देखो यहाँ पर कितना दिया गया है, 0.00216 का घनमूल पूछ रहा है, ठीक है। तो घनमूल ऐसे निकाला जाता है, यहाँ 3 लगा देंगे, तो इसको देखो कितना लिख देंगे, 0.06 गुणे 0.06 गुणे 0.06, ऐसे इन सभी के जब गुणा करोगे तो बच्चों ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो जब इसका घनमूल निकालना होगा 3 का त्रिप्लेट बना लेते हैं, तो 0.06 बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है।